मतलब 12 सीट आप और बढ़ाएंगे? बिल्कुल। फिर तो ममता बनर्जी बिल्कुल ही सिकुड़ के रह जाएंगी वहाँ। नहीं, हम ममता बनर्जी को सिकुड़ कर रखना नहीं चाहते। हम बंगाल की परिस्थिति को सुधारना चाहते। उनके पास मौका था, जनता का रूख मालूम पड़ा था, मगर अपने भतीजे के मोह में इतना खुली छूट दे दिया। चारों ओर करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खत्म, ऑपोजिशन को लटका लटका कर फांसी दे देना। कब तक चलेगा डेमोक्रेसी में? इस बार देवांग जी मेरी बात याद रखना, कम से कम 30 सीट भारतीय जनता पार्टी बंगाल में इस बार जीतने जा रही है। बंगाल पर आप हमेशा सीटों का दावा करते हैं, बड़ा दावा करते हैं, इस बार भी आप बड़ा दावा करते हैं। अमूमन मैं सच भी पढ़ा हूँ। हाँ, इस बार देखते हैं हम लोग इस बार कैसा होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इस बार। पर इसी तरह से एक और राज्य है, बिल्कुल आप पश्चिम में चले आइए, महाराष्ट्र, जहाँ पर 2 बड़ी पार्टियाँ 2 फाड़ हो गई। आपने एक तरीके से नेताओं को तोड़ लिया। क्या वर्कर भी, वोटर भी उन पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं? और क्या जिस एनसीपी के वर्कर ने, वोटर ने बीजेपी का विरोध किया जिंदगी भर, क्या वो अब चुनाव आ रहा है तो बीजेपी को वोट देगा, वोट ट्रांसफर हो पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमने तोड़ा है पार्टियों के, आरोप आपका ठीक नहीं है। शरद पवार जी ने सुप्रिया जी को पार्टी की नेता बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है, और उद्धव जी ने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के मोह में अपनी पार्टी को तोड़ा है। उनकी पार्टियां स्वयं टूटी हैं। जहां तक वोट शिफ्टिंग का सवाल है, कुछ तो वोट शिफ्ट होता ही है, परंतु गत चुनाव में जो मैंडेट मिला था 2019 में, वो मोदी जी का मैंडेट था। उद्धव जी को भी जो वोट मिले थे वो मोदी जी के नाम के वोट मिले थे, और वोटर जस का तस नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जो एनडीए में है वो सारों को वोटर पसंद करेगा, उसका मुझे विश्वास है। मैंने बहुत डिटेल दौरा किया है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में हमारी पोजीशन 1-2 सीट बढ़ सकती है, 1-2 सीट कम हो सकती है, इससे ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। पूरा महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी जी के साथ रहेगा। पर ये जो कह रहे हैं कि लोग इमोशनली अब भी उद्धव ठाकरे के साथ हैं, उधर शरद पवार के साथ हैं, क्योंकि ये इतने दिनों से रहे। देखिए, छोटे से कमरे में बहस अंतहीन है। मैंने मेरा आकलन बता दिया। 4 तारीख को आप आपके शो में बताइएगा कि मेरा आकलन सही था या झूठा था। एक और राज्य जो जहां बहुत रोचक चुनाव होने वाला है पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के बाद, वो है कर्नाटक। कर्नाटक में अभी काफ़ी सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। वहाँ देवेगौड़ा के जो ग्रैंडसन हैं, उनकी जिस तरह से वीडियो आज वायरल है प्रज्वल रेवन्ना की, क्या कहते हैं आप, कैसे देखते हैं इसको, कैसे समझते हैं? आप गृह मंत्री भी हैं देश के। देखिए, किसी वीडियो के आधार, मैंने तो देखी भी नहीं है, आपने भी नहीं देखी है, सिर्फ सुना है। किसी राजनेताओं के चुनाव के वक्त वीडियो जारी करने के आधार पर मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं एक छोटा सा सवाल आपको कहना चाहता हूँ। दिव्यांग जी, आप इतने पुराने पत्रकार हैं, कर्नाटक में सरकार किसकी है? बताइए ना जरा आप, किसकी है? कांग्रेस सरकार है। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? कदम किसने उठाना है? बताइए ना जरा। कांग्रेस को उठाना है ना। वो हमें सवाल पूछ रहे हैं। भाई, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूं, कांग्रेस को, अगर आपकी सरकार है तो आप क्या कर रहे हो? हमें क्या सवाल पूछ रहे हो? माइक में इतने जोर जोर से बोलने की क्या जरूरत है? भाई, आप कदम उठाओ। अगर कोई नकारा है तो आपका मुख्यमंत्री नकारा है, आपका गृह मंत्री नकारा है। मुझे मालूम नहीं है सच है झूठ है, ये पॉलिटिकल आरोप है, सच्चा है झूठा है, मुझे कुछ मालूम नहीं। मगर कांग्रेस कंप्लेन क्यों कर रही है और किससे कर रही है? काम तो आपको करना है, और आप लोग भी हमें सवाल पूछ रहे हो। कोई खड़ा होकर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी को नहीं पूछता कि भाई आपकी सरकार है, आप क्या कर रहे हो? हम कैसे कर सकते हैं? देश का गृह मंत्री राज्य की कानून और व्यवस्था में दखल नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान ने बनाया हुआ
कानून है, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का जिम्मा है, एक कार्य का विभाजन है। ये सवाल आपने मुझे पूछने की जगह राहुल गांधी को पूछना चाहिए। अब कहीं आता है तो पूछिएगा उनको। ज़रूर पूछूंगा, आपके हवाले से पूछूंगा। ये मैं पूछ रहा हूँ कि एक बहुत ही गंभीर मसला है बीजेपी के लिए, इसलिए क्योंकि पुरुषोत्तम रूपाला जी ने जिस तरह से बयान दिया, हालांकि उन्होंने उसके बारे में माफ़ी भी मांगी, कई बार मांगी, और हाल में उन्होंने फिर कहा कि गुस्सा प्रधानमंत्री जी पर मेरे कुछ कहा, प्रधानमंत्री जी पर गुस्सा मत उतारो। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो आपके वोटर रहे लंबे समय से, जनसंघ के ज़माने से वो कह रहे हैं कि हम आपके वोटर रहे, क्यों नहीं आपने ऐसी कोई कोशिश की उनको मनाने की, उनको समझाने की? क्या इसमें तो आप लोग बहुत नहीं, हम कर रहे हैं कोशिश, बातचीत भी चल रही है, और रूपाला जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में मन से 4 बार माफी मांगी है। चुनाव अभी 7 तारीख को है, कुछ न कुछ रास्ता निकल आएगा, मैं तो आशान्वित हूँ। पर ये इसका जहाँ जहाँ वोटिंग हुई आप देखते हैं उसका असर होगा, चाहे वो राजस्थान की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो। देखिए, इस तरह के बयान का कितना असर होगा उसका आकलन करना बड़ा कठिन होता है, परंतु मैं मानता हूं कि रूपाला जी के माफी मांगने के बाद, और सार्वजनिक माफी मांगी, ऐसा कोई घर में नहीं मांगी है, सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, इसके बाद काफी हद तक मामला डाइल्यूट हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। एक बड़ी चर्चा है दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा कि यूपी में जो चुनाव होंगे, खासतौर पर अमेठी में और रायबरेली में, उसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिखाई देंगे और एक तरीके से बदलाव की नई हवा दिखाई देगी वहाँ, जहाँ तक कांग्रेस की बात है। नया क्या है, सालों से वो वहाँ लड़ रहे हैं, अब हार भी रहे हैं, फिर से एक बार हारेंगे, इसीलिए तो लड़ने नहीं गए, वरना इतनी बड़ी पार्टी के 2 शीर्ष नेता क्यों कंफ्यूज है, मुझे बताइए तो। कंफ्यूज क्यों है? नामांकन भी शुरू हो गया क्योंकि आत्मविश्वास नहीं है। इसमें कोई बदलाव नहीं होता है भाई। राहुल गांधी लड़ेंगे तो फिर से स्मृति जी जीत कर आएगी। उत्तर प्रदेश में अगर मायावती इंडिया अलायंस में आ जाती तो क्या आपको लगता है कि कोई बदलाव होता? गत चुनाव में साथ में ही थे, सब साथ में थे, कुछ बदलाव नहीं हुआ। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में मोदी जी बहुत सघन प्रचार कर रहे हैं। आपका जो वोट प्रतिशत है, हमारे जो भी ओपिनियन पोल्स हैं उसमें दिखा रहे हैं कि वोट प्रतिशत आपका बढ़ा है, लेकिन सीटों का आंकड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। अटक कहाँ रही है ये बात? मुझे लगता है इस बार हमारी सीटें भी आएगी, केरल से भी आएगी, आंध्र प्रदेश से भी आएगी, तमिलनाडु से भी आएगी, और तेलंगाना में हम अच्छी खासी बढ़ोतरी भी करेंगे। तेलंगाना में भी? जी। पर ये ऐसा तो नहीं है कि खास लेवल पर जब पार्टी का वोट प्रतिशत होता है तभी सीटें आनी शुरू होती हैं, उससे पहले वो सीटें नहीं आ पाती हैं? नहीं, वोट प्रतिशत के साथ साथ हमारा संगठन भी अब वहाँ बढ़ा है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल, हमारा संगठन का भी विस्तार हुआ है। तो मोदी जी की जो लोकप्रियता है उसको मत में कन्वर्ट करने के लिए हमारा संगठन अब तैयार है। तो मुझे लगता है कि इस बार चारों राज्यों से हम अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। एक जो बात देखी गई खासतौर पर इस साल के शुरुआत में, यानी जनवरी फरवरी की बात अगर करें, तो जिस तरह का उछाल था, एक उभार था राम मंदिर को लेकर, ये कहा जा रहा था कि राम मंदिर बन गया है, अब तो 400 के भी पार जाएगी पार्टी। उसमें आपको लगता है कि कमी आई है, वो बात उतनी पहुंच ही नहीं पाई, जो वो एक तरीके से उछाल था वहां रहा नहीं, अब धीरे से वो नीचे की तरफ सरकता जा रहा है ये मुद्दा चुनावों में? देखिए दिव्यांग जी, हमारे लिए कभी भी राम मंदिर चुनावी फायदे का मुद्दा नहीं था। राम मंदिर हमारे विश्वास का मुद्दा था और इसीलिए हमने आंदोलन किया था। परंतु जहां तक चुनावी फायदे का सवाल है, इस देश का हर परिवार ये मानकर चलता है कि वोट बैंक की लालच में, तुष्टीकरण की पॉलिसी के तहत इन पार्टियों ने इतने साल तक राम मंदिर को रोक कर रखा था।
और भारतीय जनता पार्टी के प्रयासों से ये पूरा हुआ है। और दूसरा, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोज तब हुए जब इनको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला और वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी नहीं गए। इतना डर उन पर अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक का है, इसने काफी सारे बहुत बड़ी संख्या में मतदाताओं के दिल को दुखाया है। चलते हैं उस राज्य में जहां आपकी बहुत रुचि है, आपने बहुत काम किया है, जम्मू कश्मीर। बदलाव दिख रहा है क्या? ये वहाँ जिस तरह से हैवी डिप्लॉयमेंट है सुरक्षा बलों का, उसकी वजह से है या ये बदलाव वाकई में है? हैवी डिप्लॉयमेंट कब नहीं था दिगंत जी? मनमोहन सिंह की सरकार से एक भी सिपाही हमने बढ़ाया नहीं। अब मैं आपको बताता हूं, मनमोहन सिंह जी की सरकार में 4 से 14 में आतंकवादी 7,200 घटनाएं हुई थी, अभी 2,000 हुई। कुल मृत्यु 2829 हुए थे, अभी 915 हुए। नागरिकों की मृत्यु 1800 हुए थे, अब 300 हुए हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मरे थे, अब 574 मिले। पत्थरबाजी की घटना अंत में 2654 हुई थी, आज 0 हुई। 2,80,00,000 यात्रिक पहुंचे। मोहर्रम का जुलूस निकलना शुरू हो गए, वहाँ रात के थिएटर चालू हो गए, एक साथ 30 थिएटर बनने लगे हैं। इन्वेस्टमेंट आया है, धारा 370 समाप्त हो गई है, एक ध्वज है वहाँ पर, और लाल चौक पर भी ढंग से जन्माष्टमी मनाई जा रही है और मोहर्रम का जुलूस भी निकल रहा है। ये परिस्थिति का बदलाव जो है जनमानस के बदलाव के कारण हुआ है। डेवलपमेंट के ढेर सारे काम हुए, हर गरीब को अपना अधिकार मिला है, पंचायत के चुनाव हुए हैं, लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ी है। इस सब का परिणाम है वहाँ वातावरण सुधरा है और मैं आशा करता हूं कि धीरे धीरे नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। जो चुनाव हो रहे हैं दुनिया भर में, इस साल करीब 70 देशों में चुनाव हो रहे हैं। एक बड़ी चिंता वो है वो टेक्नोलॉजी का असर, डीप फेक की बात हो रही है। हमने यहाँ देखा कि आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप आरक्षण के खिलाफ बोलते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर चिंता है आपको? इसको लेकर असर पड़ेगा चुनावों में? नहीं, मैं शुरुआत में तो असर दिखाई पड़ेगा, बाद में धीरे धीरे जनता हर व्यक्ति की विश्वसनीयता को जानती है और एक जगह तो कोई बोलता नहीं है इस इश्यू पर। 25 जगह पे मेरे देश में भाषण हुए, मोदी जी के हुए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हुए, राजनाथ सिंह जी के हुए, कई सारे प्रचारकों के हुए। तो पार्टी की पॉलिसी इस तरह से तोड़ मरोड़ कर रखने से कोई गेन कर लेगा, एक कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं सोच सकता। अब एक क्रिमिनल ऑफेंस रजिस्टर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन फेस करें। अब कहेंगे कि हम पर एजेंसियां छोड़ दी हैं। अब फेक वीडियो बनाओगे और केस होगा, फिर कहोगे कि एजेंसियां छोड़ दी हैं। अब इनके मुख्यमंत्री को कोई समन किया है, मैंने आज यहाँ आसाम में किसी पत्रकार ने मुझे बताया, तो कल फिर रोना धोना प्रियंका जी का चालू होगा। चलिए, तो जनता सब जानती है। अमित जी, आप आंकड़ा देखते हैं, आप बहुत करीब से चुनाव देखते हैं, आपको सबसे बड़ा राजनीतिक रणनीतिकार चुनाव का माना जाता। कितना आंकड़ा आप देख रहे हैं? अगर मैं आपको 20 की रेंज में बीजेपी का पूछूं तो कितना आप देख रहे हैं? देखिए, 20 की रेंज क्यों, 542 सीटें हैं। मैं आंकड़ा ही बता देता हूं, हम 400 पार एनडीए निश्चित करेगा। मेरी बात आप लिख कर रखिएगा और 4 तारीख को देश की जनता को बताइएगा। 400 पार के बाद कितना? कुछ भी हो सकता है, 400 का पार कर लेंगे हम। और जब सरकार बनेगी तो आपको क्या लगता है कि आप गृह मंत्री रहेंगे? वो मैं नहीं तय कर सकता, मेरी पार्टी तय करती है और मंत्रालय प्रधानमंत्री तय करते हैं। 3 बड़े काम क्या तय किए हैं पार्टी ने? आप कह रहे हैं कि बहुत पार्टी इस पे भी देख रही है कि देखिए, हमारा संकल्प पत्र देश की जनता के सामने रखा है, मोदी जी ने स्वयं रखा है। इसमें 3 नहीं, बहुत सारे बड़े काम हैं और वो सब काम हम निश्चित रूप से, मैं भरोसे से कह सकता हूँ, जो मेरी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे जितने भी वादे हैं इसको हम पूरा करते हैं।
अमित शाह जी, आपने हमें इतना समय दिया। मैं जानता हूं कि आपने आज बहुत रैलियां की, बहुत बड़ा एक रोड शो भी किया यहाँ गुवाहाटी में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।